बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बिल्स एंड क्लियरिंग के हवाले से है। क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्लियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिमिटिव एक्टिविटी दैट हैज़ बीन कंडक्टेड एट एनी कमर्शियल ब्रांच। और क्लियरिंग में बेसिकली बैंक्स जो हैं वो अपने जो ऑब्लिगेशंस होते हैं कस्टमर्स की जानिब से उनको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। ये एक्टिविटी आपको मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस में मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ब्रांच, रिटेल और कमर्शियल दोनों में। वाउचर साइज़ जो है वो वेरी करता है ऑब्वियसली एज़ कम्पेयर टू द मार्केट साइज़, और जो भी वहाँ का जो टारगेट कस्टमर साइज़ है सेगमेंट वाइज है उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी कर सकता है। नॉर्मली अगर अब अभी बात करें तो दो तरह की क्लियरिंग होती है, एक तो इनवर्ड और आउटवर्ड होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल जो है वो सेंट्रलाइजेशन का चूँकि एक कंसर्न चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उसको फॉलो करते हुए मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स ने जो है वो सेंट्रलाइज क्लियरिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। जहाँ तक अगर अलाइड बैंक की बात की जाए तो अलाइड बैंक में भी इनवर्ड क्लियरिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ हमारी ब्रांचेस जो हैं वो किसी न किसी सेंट्रलाइज क्लियरिंग यूनिट के साथ टैग हैं, CCU जिन्हें हम कहते हैं। और ये तमाम CCUs जो हैं ये बेसिकली ब्रांचेस के साथ जो है वो लाइसेंस कर रहे होते हैं क्लियरिंग के हवाले से, और जो भी इंस्ट्रूमेंट इनको रिसीव हो रहे होते हैं ये फिर ब्रांचेस के बिहाफ पर उन्हें क्लियरिंग उनकी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमने सेंट्रलाइज ब्रांच की बात करी कि सेंट्रलाइज क्लियरिंग में एक CCU होता है, वो उसको सेंट्रलाइज ब्रांच कहा जाता है, जो कि एक ऑनलाइन ब्रांच होती है किसी भी बैंक की जो क्लियरिंग अपने ब्रांचेस के बिहाफ पे परफॉर्म कर रही होती है। क्लियरिंग में कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कलेक्टिंग ब्रांच। कलेक्टिंग ब्रांच उस ब्रांच को कहते हैं जहां पे चेक को डिपॉजिट किया जाता है। बेसिकली कलेक्टिंग ब्रांच जो है वो कस्टमर के बिहाफ पर चेक कलेक्ट करती है और फिर उस चेक को जहां पे ड्रॉन किया होता है उस बैंक को, ब्रांच को कांटेक्ट करके वहां से फंड्स अरेंज करके जिस बंदे ने चेक डिपॉजिट कराया होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करती है। फिर अगर हम इशूअर की बात करें तो एक इशूअर होता है बेसिकली जो चेक का मेकर होता है, जो चेक बना रहा होता है। ड्रॉई बैंक ब्रांच की बात करें तो बेसिकली जो जिस बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है पेमेंट करने के लिए। सेम इज़ द केस है कि हमारे पास ओवरनाइट क्लियरिंग होती है जिसमें बेसिकली होता है कि अगर मैं आज चेक डिपॉजिट करता हूं तो कल तक मेरे अकाउंट में उसका फेट जो है या क्रेडिट जो है वो रिसीव हो जाता है, डिपेंडिंग कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑल इन ऑर्डर था। वेयर एज अगर मैं इंटरसिटी की बात करूं, अगर कोई डिसेंट्रलाइज क्लियरिंग है तो इंटरसिटी में कोई चेक जाता है तो उसका जो टाइम होगा वो T+3 होगा। T+3 से मुराद ये है कि अगर मैं आज चेक जमा कराता हूं तो 3 वर्किंग डेज़ में उसका जो क्रेडिट है वो मेरे अकाउंट में आज जमा हो जाएगा। दैन कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक के हवाले से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 18 जनवरी पे खड़ा हुआ हूँ, आज की डेट 18 जनवरी है और आज जो मैं चेक रिसीव कर रहा हूँ या मैं किसी को अगर लेट सपोज पेमेंट के लिए चेक दे रहा हूँ तो उसकी डेट 20 जनवरी है, तो बेसिकली मैंने ट्रांजैक्शन के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिया है। ये 20 जनवरी का चेक मैं आज की तारीख़ में जमा नहीं करवा सकता। हाँ, अगर ये 19 जनवरी का होता तो मैं इसको ओवरनाइट क्लियरिंग के लिए मैं इसको रिसीव कर सकता हूँ, क्योंकि चेक जब प्रेजेंट होगा सामने वाली ब्रांच में तो 19 तारीख को होगा, तो वो पोस्ट डेटेड नहीं कहलाएगा। हाउएवर 19 तारीख का चेक मैं सेम डे क्लियरिंग के लिए 18 तारीख को नहीं ले सकता। अब हमने सेम डे की बात करी है तो सेम डे क्लियरिंग में बेसिकली होता यह है कि अगर मैं आज सुबह चेक जमा करा रहा हूँ तो आज सेम डे में मेरे अकाउंट में उसके क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। सेम डे के हवाले से कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें कस्टमर्स को वाज़े करना ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो चेक जो है वो सुबह अर्ली आवर्स में कलेक्ट किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट चेक के कुछ चार्जेस होते हैं जो हमें कस्टमर से डेबिट करने होते हैं, सेम डे के स्पेशल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा पहले इसकी एक और एक रिक्वायरमेंट होती थी कि एक सर्टेन अमाउंट होता था जो कलेक्ट करना ज़रूरी होता था उस अमाउंट से ऊपर के चेक, लेकिन अब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दैन गोइंग फॉरवर्ड क्लियरिंग का जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लियरिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें बेसिकली बैंक्स जो हैं वो अपने अकाउंट होल्डर्स के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे होते हैं। क्लियरिंग पर्पस के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं? एक तो चेक यूज़ होते हैं जो कि अकाउंट के एवज बैंक ने जो है वो इशू किए होते हैं अपने कस्टमर्स को। बैंक के अंदर आपका पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक और बैंकर्स चेक। पे ऑर्डर्स और डिमांड ड्राफ्ट की जो डिफ्रेंशिएट
डिस्टिंक्ट फैक्टर है मेजॉरिटी का, वो यही होता है कि पे ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली क्लियरिंग के लिए अपने इशूइंग ब्रांच में आता है। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो अगर मैं किसी और शहर में, अगर मैंने कराची की किसी ब्रांच से डिमांड ड्राफ्ट बनाया है और मैं सक्खर में किसी ब्रांच में ले जा करके उसे डिपॉज़िट कराता हूँ, तो वो सक्खर से ही क्लियर हो जाएगा ओवरनाइट में या सेम डे में, रादर दैन कि वो इंटरसिटी में कराची आए, क्योंकि वो कराची से बना हुआ है। हाउएवर सेंट्रलाइज क्लियरिंग के बाद से चूँकि पे ऑर्डर जो हैं वो दूसरे सिटी में जा कर के भी ओवरनाइट क्लियर हो रहे थे, तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स ने पे ऑर्डर्स को ऑब्सोलीट करके अब सिर्फ वो डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो बैंकर्स चेक के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि सेम डिमांड ड्राफ्ट की क्वालिटी जो है या उसके आप कहने के नेचर जो है उसको फुलफ़िल कर रहे होते हैं। वेयर एज ट्रैवलर्स चेक की बात करें, ये बेयरर होते हैं। बेयरर से मुराद के हुएवर इज़ होल्डिंग दैम, वही इनका ओनर होता है। स्टैंडर्डाइज्ड डिनोमिनेशन में होती हैं, इनकी जो डिनोमिनेशन है होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। दिस इज़ द रीज़न कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसको थोड़ा सा जो है वो आजकल कर्टेल किया गया है। इसी तरह से क्लियरिंग की अगर हम बात करें, क्लियरिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, वो स्क्रूटनी ऑफ चेक्स होती है। अगर आपने अपने चेक की स्क्रूटनी ठीक से की है तो आपको क्लियरिंग में बहुत कम मसले मसाइल का सामना होगा। इनमें कुछ जो अहम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका चेक जो है वो स्पेशली क्रॉस किसी अदर बैंक को ना हो। स्पेशली क्रॉस की एक स्पेशली जो स्टैम्प होती है, दो ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन होते हैं जिसके बीच में बैंक का नाम और अगर ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो कलेक्टिंग बैंक और ब्रांच है वो सेम है जिसकी स्टैम्प लगी हुई है स्पेशली क्रॉस की। देन एक चीज़ होती है म्यूटिलेशन। अगर आपका चेक फटा हुआ है तो उसके ऊपर इसकी कन्फर्मेशनल स्टैम्प जो है वो म्यूटिलेशन कन्फर्म की ज़रूरी है कि वो भी ज़रूरी उसके पीछे जो है वो एम्बेडेड हो। और अगर चेक आपका ज़्यादा फटा हुआ है और कोई ऐसी चीज़ उसकी जो है वो कट ऑफ है जिसमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्ट की जो लाइन होती है, कोई डेट हो गई या बैंक का लोगो हो गया, अगर वो ज़्यादा फटा हुआ है तो फिर डेफिनेटली आप चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट डेट जो है वो करेक्टली मेंशन होनी चाहिए, जो आपको समझ में भी आ रही हो। स्टेट बैंक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अब तमाम जो बैंक्स हैं उन्होंने चेक बुक्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ताकि जो स्क्रूटनी है उसमें आसानी हो सके। देन चेक आपका पोस्ट डेटेड नहीं होना चाहिए और स्टेल नहीं होना चाहिए। स्टेल से मुराद यह है कि 180 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स शुड बी सेम। ठीक है जी, जितने वर्ड्स में लिखे हुए हैं वही फिगर्स उसको सेम होना चाहिए, दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर चेक की किसी डेट में या पेई का नाम या अमाउंट में कोई ऑल्ट्रेशन है, कोई डबल इंक अगर वहाँ पर है, डबल में यूज़ हुई है कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह के हवाले से, तो सेम सिग्नेचर जो कि साइन किए गए हैं चेक पर वही रिक्वायर्ड होते हैं, ना कि इनिशियल्स रिक्वायर्ड होंगे। देन आपकी क्लियरिंग की स्टैम्प जो है वो ठीक होनी चाहिए, इस पर सही डेट मेंशन होनी चाहिए। पेईज अकाउंट क्रेडिटेड की जो है वो इंडोर्समेंट कंप्लीट होनी चाहिए, बैंक के उसके ऊपर इनिशियल होने चाहिए। और इसके साथ साथ चेक के ऊपर कोई ऐसी इंडोर्समेंट या अकाउंट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगी हुई हो जो कि उसके अकाउंट ओनर को किसी भी तरह का फ़ंड रिसीव करने में ममानियत का सामना करना पड़े। क्रॉस चेक की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज अगर कोई एक ऐसा चेक है जो कि आकिफ़ और अली के नाम पर है, जिसमें आकिफ़ एंड अली मेंशन हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अली मुर्तज़ा के अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा। वेयरएज़ अगर कोई चेक है जो कि अली के नाम पर है तो वो आकिफ़ एंड अली के नाम पे जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ चंद इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्क्रूटनी की, जिनके ऊपर अगर आप सही से अमल पैरा हों तो डेफिनेटली आपकी जो क्लियरिंग का मरहला है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें जो पेइंग स्लिप की काउंटर फॉइल होती है, जो कि यूजुअली कुछ बैंक्स में ग्रीन कलर की होती है, कुछ बैंक्स में पिंक कलर की होती है, यानी डिपॉजिट स्लिप की जो नीचे वाली कॉपी होती है, जो कि कार्बन कॉपी होती है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो खुद ही प्रिंट हो रही होती है, उसको हमने चेक करना होता है कि उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम एज़ ओरिजिनल हो। अकाउंट नंबर हो गया, अकाउंट टाइटल हो गया, अमाउंट्स हो गए, फिगर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, चेक नंबर वगैरह, ये सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए।
देन आपके पास निफ्ट आ जाता है। निफ्ट बेसिकली एक इदारा है, सितंबर 1995 को वजूद में आया। कुछ बैंकर्स थे जिन्होंने एक जॉइंट कंसोर्शियम के थ्रू जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ऑब्वियसली इसका जो मेन पर्पस था दैट वाज कि तमाम बैंक हैं वो इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपनी जो चेक की जो क्लियरिंग का प्रोसीजर है उसको ऑटोमेट कर सकें और इसमें जो है एक रिलायबिलिटी आ सके बैंकिंग के सर्विसेज के हिसाब से। जो चंद सर्विसेज निफ्ट प्रोवाइड कर रहा होता है उनमें से चेक क्लियरिंग, रिकन्सिलिएशन है। ठीक है जी, एक तो क्लियरिंग का प्रोसीजर है, देन आपका रिकन्सिलिएशन। ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट आपको निफ्ट प्रोवाइड करता है वो आप अपने बैंक के सिस्टम के साथ जब मैच करते हैं तो वो रिकन्सिलिएशन कर रहे होते हैं आप। चेक रिटर्न की सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है कि लेट सपोज आपने कोई चेक जो है वो लॉन्च किया लेकिन किसी वजह से वो रिटर्न हो जाता है, फंड्स की वजह से, क्लियरिंग की वजह से या किसी और वजह से, अकाउंट डोरमेंट इधर समथिंग डिफरेंट, तो वो आपको चेक रिटर्न भी निफ्ट की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। सेम डे क्लियरिंग का भी आपको इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें आपको एक ही दिन में जो है वो आपको फ्रेट रेट करके दे रहा होता है निफ्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरसिटी क्लियरिंग, डिसेंट्रलाइज ब्रांच वगैरह की, और उसमें सेटलमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक, बल्कि सारे ही बैंक जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे इसमें एक ब्रांच से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक बैंक की नर्सरी ब्रांच में अकाउंट है और वो उसको चेक आता है शार फैसल ब्रांच का, तो दो वो इंटरनल अकाउंट ट्रांसफ़र के थ्रू अपना कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाद वक़्त इस तरह के सिनेरियोज इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो उसको चेक को क्लियरिंग में डाल देते हैं। तो वो आपकी इंटर ब्रांच सेटलमेंट की भी जो सर्विस है वो आपको निफ्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। दैन टाइप्स ऑफ क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो एक तो ओवरनाइट क्लियरिंग हो गई आपकी, ओवरनाइट आउटवर्ड लोकल क्लियरिंग, और यही ओवरनाइट आउटवर्ड सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लियरिंग। ये दोनों एक ही ज़मरे में आती हैं क्योंकि अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग है तो वो इंटर सिटी वाली भी आपकी जो है वो दूसरी सिटी नहीं जाएगी, बल्कि वो ऑनलाइन ब्रांच जो उस बैंक की आपकी सिटी में ही मौजूद है वहाँ पे जाके क्लियर हो जाएगी क्योंकि सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग का प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो हो रहा है। आउटवर्ड डिसेंट्रलाइज इंटरसिटी क्लियरिंग, इसमें आपको 3 दिन वाली क्लियरिंग है जिसमें अगर मैं आज चेक लॉन्च करता हूँ तो वो 3 दिन के लिए जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक में अभी तक से क्लियरिंग जो है वो सेंट्रलाइज नहीं हुई है। दैन सेम डे आउटवर्ड लोकल क्लियरिंग, सेम डे आउटवर्ड सेंट्रलाइज इंटरसिटी क्लियरिंग, ये एक ही ज़मरे में आती है। और इनवर्ड क्लियरिंग या सेम डे इनवर्ड क्लियरिंग भी आपकी एक टाइप है क्लियरिंग की। क्लियरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक पेरेंट ब्रांच होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शार फैसल में 0420 में अगर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और मैं वहीं पे जाकर के सर्विस अवेल करता हूं तो वो पेरेंट ब्रांच है। वेयर एज अगर कोई डेजिग्नेटेड ब्रांच होती है जो अदर देन 420 होगी जो वहाँ पे मैं सर्विस वगैरह अरेंज करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं तो उन्होंने अपनी जो लोकल यूएसडी क्लियरिंग के लिए जो है उन्होंने अपनी स्टॉक्स को, ट्रेजरी ऑपरेशंस को जो है वो डेजिग्नेट किया हुआ है। तो वहाँ पे जो सर्विसेज अवेल कर रहे होंगे या वहाँ के उसके थ्रू जो सर्विसेज आपको अवेल करवा रहे होंगे वो डेजिग्नेटेड ब्रांच कहलाएगी। निफ्ट की जानिब से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं जिनकी वजह से जो है वो आपकी कॉस्ट बढ़ रही होती है या पेनल्टीज़ लग रही होती है, जिनमें से एक आपके पास जो है वो बंडल कवर है। बंडल कवर मिसिंग होता है अक्सर ब्रांचेस की जानिब से। बंडल कवर बेसिकली जब आप क्लियरिंग दे रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक पेपर होता है हार्डबोर्ड टाइप का जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट्स, अमाउंट, बैंक की ब्रांच, बैंक का नाम, बैंक के ब्रांच कोड और साइन होते हैं। तो ये डिटेल्स होती हैं। इसके साथ ऐड लिस्ट होती है, ये बेसिकली एक कंप्लीट लिस्ट होती है आपकी T24 से निकलती है जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की एक डिटेल होती है, लिस्ट होती है बेसिकली कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं। उसमें टोटल नंबर मतलब यानी कि एक तरीके से समझिए तमाम अगर आपने 50 इंस्ट्रूमेंट आपने फिजिकल उनको प्रोवाइड किए तो उन 50 की डिटेल्स वहाँ पर मेंशन होती है। दैन एक और एक चीज़ जिसके हवाले से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं निफ्ट की तरफ से वो ये है कि आपके पास कोई चेक अगर स्टेपल हुआ होता है तो उसकी स्टेपल पिन निकाल करके भेजें क्योंकि चेक जब वहाँ पे स्कैन हो रहे होते हैं बल्क क्वांटिटी में तो ये उनकी मशीन्स को जो है वो डैमेज करते हैं जिसकी वजह से निफ्ट फिर आपको पेनल्टी इम्पोज करता है। दैन जैसा हमने जिक्र किया कि 2 तरह की क्लियरिंग्स होती हैं मेजॉरिटी ऑफ कैटेगरी बॉइंग के लिए, एक इनवर्ड होती है और एक आउटवर्ड होती है। इनवर्ड की अगर हम अकाउंट लोकल्स की बात कर लें तो 10,202 लोकल क्लियरिंग का है, इंटरसिटी का 10,203 है, सेम डे का 10,204 है, कन्वेंशनल का 10,205 है और जो स्पेशल क्लियरिंग होती है हमारी उसका 15,907 है। चेक रिटर्न का प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जब आपके पास चेक रिटर्न होता है तो आप अपने पास उस चेक को रिटर्न मार्क करते हैं, सेटलमेंट चलाते हैं। इसके
ऐसा करने से बेसिकली होता ये है कि जब आपने चेक को लॉन्च किया होता है तो आपने बेसिकली उस चेक के एवज़ अपने सिस्टम में एक लाइबिलिटी क्रिएट की हुई होती है, जो लाइबिलिटी उसी तरह से पे ऑफ हो सकती है या उसी तरह से सेटल हो सकती है कि उसका या तो फेट आ जाए, और अगर क्रेडिट या फेट नहीं आता तो आप डेफिनेटली उसको फिर रिटर्न मार्क करते हैं, ताकि आपका उसका मतलब है कि उसके एवज़ अब आपके पास कोई क्रेडिट रिसीव नहीं होगा, लेकिन वो लाइबिलिटी आपकी नल ऑफ हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। और जब आपको फिजिकली चेक रिसीव होता है तो चेक रिटर्न रजिस्टर में आप उसकी डिटेल्स मार्क करते हैं और कस्टमर को इंटीमेट करते हैं, और जब कस्टमर आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट लेकर के आता है तो उसको लेकर के आप कस्टमर को फिर वो चेक ओरिजिनल हैंड ओवर कर देते हैं और कस्टमर से उसकी रिसीविंग कर देते हैं। आउटवर्ड क्लियरिंग के प्रोसीजर के बारे में, एक ही कस्टमर जब आपके पास चेक लेकर के आता है तो आप चेक के उसको डिपॉजिट करते हैं, DSM आपका या फिर इंचार्ज नेक्स्ट डे जब आपको इसके बस क्रेडिट रिसीव होता है तो आप सेटलमेंट चला करके उसका फास्ट पार्ट चला करके कस्टमर अकाउंट को जो है अकॉर्डिंगली चेक करके क्रेडिट कर देते हैं। देन इसका कॉन्ट्रा जो है बेसिकली इन्वर्ट क्लियरिंग होता है। इन्वर्ट क्लियरिंग में क्या होता है कि आपके पास रोज़ सुबह जो है वो चेक रिसीव होते हैं, ठीक है जी। नेफ्ट का बैग आपको रिसीव होता है ब्लैक कलर का, जिसमें आपके पास कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट्स और उसके साथ एक कवरिंग शेड्यूल होता है जिसमें आप जॉटिंग करते हैं। जॉटिंग इज़ बेसिकली आप फिजिकल चेक को लिस्ट में से मैच कर रहे होते हो, फिर उसमें आपको कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट लिस्ट आपके पास आ जाती है, जिसके तहत आप फिर सिस्टम में पोस्ट करते हो और आप मैच कर लेते हो, जिससे आपका अकाउंट रिकनसाइल हो जाता है। यहाँ इस बात को ज़रूरी एक चीज़ बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि नेफ्ट के शेड्यूल में कोई मिस्टेक ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होती है लेकिन नेफ्ट के शेड्यूल में कोई एक आध मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो आउट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि ये जो जॉटिंग वाला प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, इसके थ्रू अगर आपके नेफ्ट के शेड्यूल में कोई मिस्टेक है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से सेम डे के भी प्रोसीजर फॉलो हो रहा होता है। सुबह जो अर्ली आवर्स में आपको चेक रिसीव होता है उसकी स्क्रूटनी करके आप जो है उसको लॉन्च कर देते हैं। वेयर एज इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर इन्वर्ट की अगर हम बात करें तो इन्वर्ट में जो आपके पास यूजुअली जो ब्रांचेज में प्रैक्टिस होती है दैट इज़ के जब आपके पास लेकर के आ रहा होता है, चूँकि वो एक दो इंस्ट्रूमेंट से होते हैं, तो एट दैट टाइम साइमल्टेनियसली क्या करता है आपको प्रोवाइड करके पूछ लेता है कि अगर ये ओके हैं तो वो आपको प्रोवाइड करके चला जाता है, वरना फिर वो उसी वक्त हाथ के हाथ एज अ रिटर्न उसको लेकर के चला जाता है। सेंट्रलाइज्ड में इन्वर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांचेज में इन्वर्ट जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, तो वो इन्वर्ट जो है वो ब्रांचेज में रिसीव नहीं होती और वो डायरेक्ट जो है आपकी जो सेंट्रलाइज्ड ब्रांच होती है CCU सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग यूनिट या जो भी उन्होंने नाम दिया हुआ होता है अपने सेंट्रलाइज्ड डेजिग्नेटेड ब्रांच का, वहाँ पे चेक रिसीव हो रहे होते हैं और उसके थ्रू जो है वो बेसिकली क्लियरिंग का प्रोसीजर फॉलो हो रहा होता है। ये थी क्लियरिंग के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, होप आपके काम आएगी। शुक्रिया।